नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में यानी इतिहास राजस्थान का शुरू किया था हमने और एक ही वीडियो अभी तक बनाया था और उस वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, शुरुआत की थी बस बेसिक से एकदम जीरो लेवल से। क्या शुरू किया था? तो उसमें हमने राजस्थान का नामकरण शुरू किया था। राजस्थान के नामकरण के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार राजस्थान नाम पड़ा राजस्थान का, और उसमें क्या पढ़ा तो और हमने थोड़ी बहुत उसके भौगोलिक उपनामों के बारे में चर्चा की थी, जैसे मारवाड़ कौन सा है, मेवाड़ कौन सा है, शेखावाटी कौन सा है। हालांकि ये नॉर्मल सबको पता भी होता है, तो एक बार उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। चलिए, 5 मिनट लगे तो लगे, लेकिन याद रहना चाहिए। सबसे पहले राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या मिलता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम वेदों में मिलता है। किसमें मिलता है? वेदों में। और भी पूछे तो ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। क्या मिलता है? तो सर ब्रह्मवृत। क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवृत नाम मिलता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या मिलता है? ब्रह्मवृत मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। उसके बाद पूछे रामायण में क्या मिलता है, तो रामायण के अंदर आपको पता है ये रामायण जो किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने ना। उसमें क्या मिलता है? तो सर मरु कांतार मिलता है। क्या मिलता है? मरु कांतार। ठीक है। और महाभारत में मिलता है महाभारत। तो महाभारत में आपको पता है मरु जांगल नाम मिलता है। क्या मिलता है? मरु जांगल। ये सारे राजस्थान के लिए प्रयोग होते थे। उसके बाद में बसंतगढ़ शिलालेख 682 विक्रमी संवत, उसमें क्या मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय नाम मिलता है। राजस्थान या द्वितीय। उसके बाद में आपको बताया था सन 1800 में। कब? सन 1800 में जॉर्ज थॉमस द्वारा क्या नाम यूज किया गया था? राजपूताना। उसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें क्या यूज किया था? राजस्थान रायतान नाम का यूज किया गया था। तो ये तो हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद में आज अपन क्या देखने जा रहे हैं, तो आज अपन देखेंगे राजस्थान के इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का क्या पढ़ेंगे? काल विभाजन, यानी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। और उसके बाद में अपन सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे, फिर जनपदों का अध्ययन करेंगे और बाद में मेवाड़ आदि सारे राजवंश पूरे पढ़ेंगे इतिहास में, ठीक है। तो सबसे पहले आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? राजस्थान में इतिहास का काल विभाजन। तो सबसे पहले देखिए, इतिहास को जब पढ़ने बैठते हैं तो ये किया क्यों गया काल विभाजन? तो लोगों ने पूछा कि आज क्या पढ़ रहे हैं, तो कि आज अभी जो काल चलता है उसको बोलते हैं वर्तमान काल, बाद में जो बीत गया वो भूतकाल, जो आएगा वो तो क्या सर भविष्य काल। 3 नाम बन जाएंगे। तो अभी अपन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो इतिहास तो पूरा भूतकाल ही है, उसमें अपन काल विभाजन क्यों करें? तो क्या सर पढ़ना क्या है, इतिहास में भी कुछ चीजें ऐसी है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य प्राप्त है, यानी कि जिसके बारे में हमको लिखित जानकारी मिल रही है। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत पुरानी है जिसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, और कुछ चीजें ऐसी है जो लिखित तो है लेकिन अपने को समझ में नहीं आ रही है। तो इस आधार पर भी 3 भागों में बांट सकते हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला, इतिहास के 3 भाग देखना। पहला बनाया गया प्राक युग। क्या बनाया गया? प्राक युग। दूसरा बनाया गया आद्य युग। कौन सा युग? आद्य युग। और तीसरा बनाया गया ऐतिहासिक युग। क्या बनाया गया? ऐतिहासिक युग। तो इतिहास को आपको बोले काल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो सर 3 भागों में बांटा गया। एक प्राक युग, एक आद्य युग और एक ऐतिहासिक युग। प्राक का मतलब होता है पुराना, यानी सबसे प्राचीन कह सकते हो। तो इसी के पीछे ऐतिहासिक आप जोड़ सकते हो, तो इसको आप बोलोगे प्रागैतिहासिक। कहीं पे लिखा हो प्रागैतिहासिक क्या है, तो वो सेम ही है। प्राक युग को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक और ये ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, क्योंकि प्राग प्लस ऐतिहासिक क्या बनेगा? प्रागैतिहासिक। ये ध्यान रखना। तो प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग 3 भागों में बांट दिया। किस आधार पर? तो सर काल के आधार पर। अब इसमें आधार क्या था, तो देखो लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, यानी कि इतिहास का वह काल जिसके बारे में हमको कोई भी लिखित परिणाम या साक्ष्य नहीं मिलते। परिणाम नहीं, प्रमाण होगा, ठीक है। तो कोई भी प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिले उसको अपन क्या बोलेंगे? तो सर प्राक युग बोलेंगे, यानी कि जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं हो उसको आप क्या बोलोगे? प्राक युग, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो युग आया उसमें अपने को लिखा हुआ कुछ ना कुछ मिला तो है, लेकिन अपन पढ़ नहीं पा रहे। लिखा तो कुछ ना कुछ मिला है, यानी कि कोई ना कोई अपने को अभिलेख वगैरह कुछ मिले, लेकिन उनकी लिपि अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, अपने को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही है। तो फिर उसको अपन बोलते हैं आद्य युग, यानी ये भी अभी थोड़ा पुराना है। तो लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन पठन योग्य नहीं है, ये ध्यान रखना। या अस्पष्ट है। क्या है? अस्पष्ट। तो उसका युग को अपन क्या बोलेंगे? आद्य युग, ठीक है। उसके बाद में अगला जो युग है उसका नाम है ऐतिहासिक युग। कौन सा युग? ऐतिहासिक, जो अभी जो चल रहा है वो है, ठीक है। तो इसके स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य प्राप्त है, यानी जिनको अपन पढ़ सकते हैं और एकदम साफ साफ लिखे हुए अपने को दिख रहे हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, सुपठित है, तो फिर उसको अपन बोलेंगे ऐतिहासिक युग। तो आपको याद रखना है इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से या फिर
आसानी से काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा? तो सर प्राक युग। कौन सा युग? प्राक युग। प्राक युग का सामान्य अर्थ क्या है? तो सर ऐसा युग जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसको बोलेंगे प्राक युग। दूसरा कौन सा? आद्य युग, जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन जिसको पढ़ नहीं पा रहे, यानी कि जिसकी लिपि अलग है, अपन उसे पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। और तीसरा कौन सा? तो सर ऐतिहासिक युग। कौन सा युग? ऐतिहासिक, यानी जिसके बारे में अच्छे से एकदम स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जिसको अपन आसानी से पढ़ पाते हैं। तो ये था इतिहास का काल विभाजन, 3 भागों में बांटा गया। हाँ, तो नेक्स्ट इनका काल या फिर अपन टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो प्राक युग का समय क्या रहा होगा। तो प्राक युग जो है वो सृष्टि यानी जब जीवन शुरू हुआ था, तो सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का काल, यानी अपने आपको पता है पाकिस्तान में एक सभ्यता जिसका नाम क्या है? हड़प्पा, और दूसरी सभ्यता एक और उसी के पास में जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। तो वहां पर जो हड़प्पा सभ्यता है उससे पूर्व का काल पूरा स्टार्ट से एंड तक, यानी जहां से सृष्टि का आरंभ हुआ, मान लो यहां से सृष्टि शुरू हुई, जीवन शुरू हुआ, उससे लेकर जब हड़प्पा तक लोग पहुंच चुके थे, तो उसके जो बीच का काल है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राक युग कहते हैं। यानी प्राक युग का अर्थ क्या है? तो क्या सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का काल, यानी हड़प्पा से पहले पहले का काल क्या कहलाता है? प्राक युग कहलाता है। उसके बाद बात करें तो क्या हड़प्पा से आगे, तो क्या हड़प्पा से आगे 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसको अपन बोलते हैं आद्य युग। क्या बोलते हैं? आद्य युग। कहां से? हड़प्पा से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व क्या है? अब काफी लोग ये सोचते हैं, तो इस ईसवी जो कैलेंडर है अपना, जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं घरों में, जनवरी फरवरी वाला, ये जो है वो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर बनाया गया। किसके आधार पर? ईसा मसीह के जन्म के आधार पर। तो ये जो ईसा मसीह का जन्म है, मान लो 1 तारीख हुआ, तो उसी दिन कैलेंडर शुरू होता है और वो बोलते हैं 1 ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 1 ईस्वी। बाद में 1 साल और हुआ तो 2 ईस्वी। ऐसे साल चलते गए और ईस्वी बनती गई। जैसे अपन बोलते हैं 1857, तो 1857 का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद 1857 साल हुए, ऐसे याद रखना है। तो अपने को कोई पूछे ईसा पूर्व का मतलब, तो ईसा पूर्व मतलब लोग ऐसे वो ईसाई जो है वो मानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व कुछ नहीं था, तो उससे पहले भी तो लोग रहा करते थे, सभ्यताएं थी। तो फिर उसको समझाने के लिए लोगों ने क्या कहा कि जितने साल पहले उसको ईसा पूर्व लगा दो। जैसे ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले की बात हो तो क्या लिख देंगे? 600 ईसा पूर्व। ये ध्यान रखना, यानी अपना जो ईस्वी कैलेंडर चल रहा है वो कहीं ना कहीं पे तो एक आया होगा। जैसे अभी 2023 चल रहा है, क्या चल रहा है? 2023। तो ऐसे धीरे धीरे माइनस करते जाए तो कहीं पे 1 आएगा, तो कहाँ 1 आएगा? तो उससे पहले हो तो क्या -1 लिखेंगे? तो ना, -1 नहीं लिखना। ये ईस्वी वाला है, जैसे अभी 2023 ईस्वी चल रहा है, तो आप जितना पहले जा रहे हो उतने पहले में क्या लगा दो? ईसा पूर्व। यानी 600 साल पहले जा रहे हो तो पीछे क्या लगा दो? 600 ईसा पूर्व। ये ध्यान रखना। तो आद्य युग का सामान्य अर्थ क्या है? आद्य युग यानी हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल क्या कहलाता है? आद्य युग। और 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है आज तक, वो सारा किस में आएगा? ऐतिहासिक युग में आएगा। तो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राक युग, दूसरा आद्य युग, तीसरा ऐतिहासिक युग। प्राक युग मतलब तो ऐसा युग जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दूसरा आद्य युग यानी लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। और तीसरा जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी और सुपठित है, आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में टाइम पीरियड की यदि बात करें तो प्राक युग का अर्थ क्या है? तो ये तो सृष्टि के जन्म से लेकर, यानी सृष्टि के प्रारंभ से लेकर हड़प्पा से पूर्व तक का काल। बाद में दूसरा कौन सा है? तो सर दूसरा है आद्य युग। आद्य युग मतलब हड़प्पा से शुरू करना, क्योंकि हड़प्पा से पहले का काम हो चुका है। तो हड़प्पा से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। कहां से? हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक। और 600 ईसा पूर्व से शुरू करके आगे आज तक जो भी चल रहा है उसको अपन बोलेंगे कौन सा युग? ऐतिहासिक युग। क्लियर है? तो ये हमने पूरा पढ़ा। उसके बाद में अभी जो अपन बात करेंगे वो राजस्थान के पक्ष में बात करेंगे। किसके बारे में? राजस्थान के पक्ष में। राजस्थान में प्रागैतिहासिक यानी प्राक युग में राजस्थान, प्राक युग की बात करें राजस्थान में प्रागैतिहासिक राजस्थान। तो सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, सभ्यता क्या होती है? सभ्यता यानी मानव समाज का सकारात्मक, कैसा? मानव समाज का सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास, यानी मानव समाज का विकास होना। जैसे कोई एक व्यक्ति था, धीरे 2 4 ऐसे करते करते धीरे धीरे लोग रहने लगे, बस्तियां बनाने लगे, आग का आविष्कार हुआ, पत्थरों का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे ये सब कैसे हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? सभ्यता। यानी मानव के समाज का क्या होना? विकास होना। कैसा? सकारात्मक विकास होना। और प्रगतिशील यानी आगे की ओर बढ़ना तथा समावेशी विकास, इसको अपन क्या बोलेंगे? सभ्यता। ठीक है? या फिर आप कह सकते हो लोगों के रहने की जीवन शैली या लोगों के सभ्यताओं का पनपना, लोगों के जीवन का पनपना क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। अब प्रश्न आता है सभ्यताओं का उद्भव नदियों के किनारे क्यों हुआ? तो आप देखो सभ्यता जो भी है, जितनी भी मानव की सभ्यताएं बनी है, ज्यादातर उनका उद्भव या निर्माण जो है वो कहां पर? नदियों की घाटियों में हुआ है।
यानी नदी घाटियों में हुआ। क्यों? क्योंकि पहली चीज है, मनुष्य की सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण आवश्यकता पानी। अगर पानी है तो सब कुछ है, क्योंकि पानी होगा तो वहां पर वो पानी पी पाएगा, और साथ में पानी होगा तो उस क्षेत्र के आसपास में जीव जंतु भी रहेंगे। ठीक है, पेड़ पौधे होंगे, वनस्पतियां होगी जिनको काट कर वो खा सकता है, और जो जंतु रहेंगे उनको मार कर वो शिकार कर सकता है और उससे मांस की अपनी आपूर्ति कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सभ्यताओं का उद्भव है, किसकी? मानव सभ्यताओं का उद्भव ज्यादातर नदी की घाटियों में हुआ है, यानी नदियों के किनारे पर हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मानव सभ्यता के उद्भव का काल क्या कहलाता है? पाषाण काल कहलाता है। ये ध्यान रखना, मानव सभ्यता के उद्भव का यह काल क्या कहलाता है? पाषाण काल। पाषाण मतलब सबसे पहले उसने पत्थर का यूज किया होगा। जैसे पहले तो आदि मानव थे, क्या थे? आदि मानव। तो धीरे धीरे वो मानव बने, आदि मानव से मानव का बनना, ये भी सभ्यता है। ठीक है, तो आदि मानव से मानव कैसे बना होगा? तो आदि मानव ने सबसे पहले, आपको पता होगा, पत्थर का आविष्कार किया। किसका? पत्थर। यानी आपने देखा होगा उसने क्या किया? पत्थर लिया, जंतु को मारा और खाया, और अपनी भोजन या फिर भूख की पूर्ति की। करते करते धीरे धीरे विकास हुआ, और उसने पत्थर को थोड़ा तीखा करना शुरू किया। क्या किया? तीखा। और जब उसने पत्थर को मारा तो जल्दी मरने लगा। वो जीव जो भी था, एक सीधा पत्थर मारे और एक तीखा पत्थर मारे, तो ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। धीरे धीरे जब उसने, मान लो, पत्थर फेंक रहा था और जंतु हट गया, पत्थर से टकरा गया, तो अब तो आग लगी, चिंगारी उत्पन्न। उसने सोचा ये बढ़िया काम हो रहा है। जैसे चिंगारी लगी, इस बार उसको पहले तो जंतु को मार दिया, और जो चिंगारी लगी यानी आग लगी, उस पर सेक कर खाया, तो आज तो मजा ही आ गया पूरा। तो धीरे धीरे पहले पत्थर का, बाद में आग का आविष्कार होने लगा। तो ये भी किसने किया? आदि मानव में। तो आगे देखो, तो सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ? नदियों की घाटियों में। पाषाण काल मतलब पत्थर का काल एक टाइप से। उसके बाद देखो स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन एज। इस पाषाण काल को, यानी सभ्यताओं के उद्भव का जो काल है, 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3। पहला पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, पुराना टाइप है ना। एक मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य मतलब बीच का। और यदि बात करें उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल का मतलब क्या होता है? उत्तर यानी जो सबसे एंड अभी चल रहा है, अंतिम पाषाण काल कह सकते हो। ठीक है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा उत्तर पाषाण काल। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप देखो, तो ये जो है, ये है पाषाण काल। अब आप देखो कुछ 1 2 3 पॉइंट फैक्ट है, वो आपको याद रखना है। भारत में ये जो अगर बात करें पाषाण काल, सभ्यता वगैरह, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक बंदा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था? अलेक्जेंडर कनिंघम, या ए कनिंघम भी आपको काफी जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो ए का मतलब क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने पुरातत्व के बारे में काफी सारी जानकारी अर्जित की थी। और बाद में जब 1904 में, कहां पर? 1904 लॉर्ड कर्जन आया, अपने यहाँ पर एक गवर्नर जनरल आया जिसका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। उसने कहा ये पुरातत्व का काम बढ़िया चल रहा है, थोड़ा इसको थोड़ा ना एक काम करो, अलग से विभाग बनाओ। क्या बनाओ? एक विभाग जो कि पुरातत्व के बारे में जानकारी अर्जित करेगा। क्योंकि उस टाइम में पुरानी चीजों को खोजना अपने आप में एक रहस्यमय था, यानी अपने पर नए नए रहस्य मिल रहे हैं। जैसे आपको कोई बोले आपके घर में सोना है, आप खोदने बैठो, कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन आपको खोदने में मजा आएगा क्योंकि आपको ललक रहेगी कि सोना मिलेगा। उसी प्रकार ये भी खोदने में थोड़े बढ़िया उत्सुक थे। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? ये गवर्नर जनरल था। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन संस्मारक परिरक्षण, प्राचीन संस्मारक और परिरक्षण, यानी कि प्राचीन जो स्मारक है, संस्मारक है ना एक प्रकार से, उनका परीक्षण यानी उनको सुरक्षित करना, बचाना। तो उसके लिए एक अधिनियम पारित किया, प्राचीन संस्मारक परीक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके तहत पुरातत्व विभाग की क्या हुई? स्थापना। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, अभी अपन देखेंगे ये जो इतिहास है 3 काल है, कौन कौन से? तो सर पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अब इनके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला कौन सा है? तो सर पूर्व पाषाण काल। कौन सा? पूर्व पाषाण, या इसको बोलते पूरा पाषाण काल। प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें क्या क्या मिले हैं? तो सबसे पहले ये देखो, इसमें एक हैंड एक्स मिला। क्या मिला? हैंड एक्स, जिसको हस्त कुठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्त कुठार, कुल्हाड़ी टाइप का हाथों में पकड़ने के लिए हैंड एक्स मिला। और एक चॉपर और चॉपिंग मिला है, क्लीवर मिला है, यानी गंडा सा मिला है। तो ये 3 ध्यान रखना, हैंड एक्स, चॉपर चॉपिंग और क्लीवर। हैंड एक्स, चॉपर चॉपिंग और क्लीवर्स यानी गंडा सा। ये कहां से मिले? तीनों? तो ये जो है वो पूरा पाषाण काल के उपकरण है। किसके उपकरण है? पूरा पाषाण काल। नाम दे सकते हैं, हैंड एक्स, चॉपर चॉपिंग और क्लीवर कौन से काल के हैं? पूरा पाषाण काल। याद रह जाएगा, या पूर्व पाषाण काल। ये जो उपकरण है वो पत्थर के बने हुए, और कौन से पत्थर के? तो क्वार्टजाइट पत्थर। कौन सा पत्थर? क्वार्टजाइट पत्थर। ये आपको अलग से ध्यान रखना है कि भाई
पूरा पाषाण काल के या पूर्व पाषाण काल में जो उपकरण मिले वो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित है। और नाम क्या है उनका, एक तो हैंड एक्स यानी हस्त कुठार मिला है, एक चॉपर चॉपिंग मिला है और एक क्लीवर मिला है यानी गंडासा मिला है। उसके बाद देखो इस काल के जो लोग थे उनकी जीवन शैली क्या हुई करती थी वो भी अपन चेक कर लेते हैं। किस प्रकार की क्या थी जीवन शैली, तो ये यायावर थे। क्या थे, यायावर। आपने काफी बार देखा होगा क्या यायावर की तरह भटक रहा है। यायावर का मतलब है जिनका कोई फिक्स स्थान जगह नहीं हो, इधर से उधर उधर से इधर भटक रहे हो, तो उस काल को अपन बोलते हैं पूरा पाषाण काल। यानी कि यहाँ पर जो लोग थे वो कैसे थे, यायावर थे। कैसे थे, यायावर। अगला नेक्स्ट आकेटक थे। कैसे थे, आकेटक। आकेटक का मतलब क्या, शिकारी थे, शिकार करते थे। अगला नेक्स्ट खाद्य संग्राहक थे। क्या थे, खाद्य संग्राहक मतलब खाद्य यानी भोजन का संग्रहण करके रखते थे। और आग से परिचय इनको हो गया था। किससे, आग से इनको परिचय हो गया था। हाँ, तो अभी बात करेंगे स्थलों के बारे में। किसके बारे में, स्थल यानी पूरा पाषाण कालीन जो स्थल राजस्थान में थे वो कौन कौन से थे, क्योंकि इससे सीधा प्रश्न आता है पेपरों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक है भाई डीडवाना के वीजा की दर क्या है। भाई डीडवाना के वीजा की दर क्या है, यानी ये जो डीडवाना जगह है यहाँ पर जाने के लिए आपको वीजा की दर क्या देनी पड़ेगी, पैसे कितने देने पड़ेंगे, ऐसा आप, ये तो ट्रिक है। ठीक है, बाकी डीडवाना में कोई दर नहीं, आपको पता ही है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि डीडवाना के वीजा की दर क्या है, ये वर्ड याद हो गया। दर का मतलब आपको होता है, ये होता है रेट। क्या होता है, रेट। तो आप सबसे पहले देखो बा से भानगढ़, बा से क्या है, भानगढ़, ई से इंद्रगढ़, ई से इंद्रगढ़, डीडवाना से डीडवाना खुद जो कि नागौर जिले में, वी से विराटनगर जो कि जयपुर में, जिसे बेराट भी कहते हैं। ठीक है, और जा से क्या है, जयल, जा से क्या है, जयल, और दर से क्या है, तो दर से दर खुद है। तो ये आपको लाइन याद रखनी है। ये सारे के सारे राजस्थान के पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, कौन कौन से, भाई डीडवाना के वीजा की दर क्या है, तो बा से भानगढ़ जो कि अलवर जिले में, ई से इंद्रगढ़ जो कि बूंदी जिले में, डीडवाना से डीडवाना खुद नागौर में, वी से विराटनगर जयपुर, जा से जायल नागौर और दर से दर भरतपुर। तो ये सारे क्या है, पूरा पाषाणकालीन स्थल है। किसके, राजस्थान के। अब आपको ध्यान रखना जयपुर और इंद्रगढ़, कौन कौन से, जयपुर और इंद्रगढ़। सबसे पहले ये जो हैंड एक्स आपको बताया था यानी हस्त कुठार, इसकी खोज यहीं पर हुई थी, जयपुर और इंद्रगढ़ में। किसने की थी, तो उसका नाम था, देखो जानकारी। अब बात करेंगे पूरा पाषाणकालीन या फिर पूर्व पाषाण काल जो है उसके बारे में जानकारी किसने और कब दी, तो 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने, 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट, पैकेट नहीं हैकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हैकेट फर्जी नहीं है। C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से, कहां से, जयपुर और इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हैंड एक्स खोजी। वेरी इंपॉर्टेंट, और इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे अभी वनपाल 2022 में प्रश्न भी आ गया। ठीक है, कि C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम किस स्थान से हस्त कुठार या फिर हैंड एक्स की खोज की है या पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की है, तो वो खोज की है जयपुर और इंद्रगढ़ से। ध्यान रखना, ये प्रश्न छप चुका है वनपाल 2022, वनपाल 2021-22 लिख देते हैं, एग्जाम डेट तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम हुआ था उस काल में ये प्रश्न आया था। ठीक है, C.A. हैकेट कहाँ पर खोजी, जयपुर और इंद्रगढ़ में। ये आपको याद रख जाना चाहिए, क्या खोजी, हैंड एक्स यानी हस्त कुठार। और क्या क्या उपकरण है, तो अक्सर चॉपर या चॉपिंग तथा क्लीवर भी यही का उपकरण है। किसका, पूरा पाषाण काल का। और ये सभी किससे बने हुए, तो अक्सर क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए। किससे बने, क्वार्टजाइट पत्थर से। उसके बाद देखो ये जो उपकरण इसने खोजे, किसने, C.A. हैकेट ने। कहां पर खोजे, जयपुर और इंद्रगढ़ पे। तो सबसे पहले बोनी किसने की, बाप दुकान खोलने के लिए दो वैज्ञानिक हो रहा है। एक का नाम था सेटनकार, क्या नाम था, सेटनकार, और एक था ओलपिन नहीं, ओलचिन, बी ओलचिन। ठीक है, तो दो वैज्ञानिक थे, एक था सेटनकार, एक क्या था, बी ओलचिन। तो सबसे पहले देखो जो जयपुर और इंद्रगढ़ में खोज की वो की थी C.A. हैकेट ने। अब वैसे के वैसे उपकरण अपने और कहीं पे भी मिले क्या, तो हाँ ऐसे अन्य कई सारे क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित उपकरण मिले। तो कहां पर, तो सर झालावाड़ जिले में मिले हैं, जालौर जिले में भी मिले हैं। तो अच्छा झालावाड़ में क्या मिला, तो सर झालावाड़ में सेटनकार ने खोज की है। किसने खोज की है, सेटनकार ने। और जालौर में किसने खोज की, तो अक्सर बी ओलचिन ने। किसने, बी ओलचिन। और लिख के ले लो, ये प्रश्न कभी ना कभी जरूर छपेगा, छपने वाला प्रश्न है कि भाई झालावाड़ में पूरा पाषाणकालीन या पूर्व पाषाणकालीन स्थलों की खोजकर्ता कौन है या फिर खोज किसने की, तो क्या लिखो, सेटनकार। और जालौर में, तो जालौर को बोलेंगे जालपिन, जालपिन से बोले तो आलपिन, ऐसे ध्यान रखना। तो ओलपिन, ओलपिन मतलब ओलचिन, सॉरी, ठीक है, ध्यान रखना, बी ओलचिन, बी ओलचिन ने खोज की जालौर जिले से पूरा पाषाणकालीन उपकरणों की। किससे बने, क्वार्टजाइट पत्थर से। नाम क्या है, हैंड एक्स, चॉपर चॉपिंग और क्लीवर। क्लियर है। और स्थल कौन कौन से, भाई डीडवाना के वीजा की दर क्या है, बा से भानगढ़ अलवर, ई से इंद्रगढ़ बूंदी, डीडवाना से डीडवाना नागौर, वी से विराटनगर जयपुर, जा से जायल नागौर और दर से दर भरतपुर। इसके बाद में जब ये काम हो गया था, इन्हें C.A. हैकेट, बी ओलचिन
और सेठनकार ने खोज की, तो फिर भारतीय जो लोग थे, राजस्थान के लोग थे, वो जागे और उन्होंने बोला अभी एक बढ़िया तरीके से उत्खनन शुरू करते हैं, योजनाबद्ध उत्खनन शुरू करेंगे। तो उसके लिए भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग तथा डेक्कन कॉलेज पुणे के वीएन मिश्र, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग तथा डेक्कन कॉलेज पुणे के जो थे वीएन मिश्र, वो आए क्या करने, योजनाबद्ध उत्खनन करने। और उसके अलावा राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के 3 बंदे आए थे, आरसी अग्रवाल, डॉक्टर आरसी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल, तथा डॉक्टर विजय कुमार और हरीश चंद्र मिश्रा आदि, इन लोगों ने मिलकर योजनाबद्ध उत्खनन शुरू किया। तो आज तक अपन ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, यूं इतना सा, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हाँ पे अभी तक हमने जो है वो राजस्थान के पूरा पाषाण काल के स्थलों के बारे में बात कर ली है, यानी कि पूर्व पाषाण कालीन। अभी जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो सबसे पहले तो स्थलों की बात करते हैं, कौन कौन से स्थल जो है वो राजस्थान में मध्य पाषाण काल में उपस्थित है। तो वो देखिए, ट्रिक जो है वो है विराट बाती। क्या है? विराट बाती। आपने एक ऐसा दीपक देखा जिसमें बहुत बड़ी बाती है, तो आप क्या बोलोगे? विराट बाती। कैसी बाती? विराट। तो विराट से क्या हो जाएगा? विराटनगर। बा से तो सर बागोर, और ती से तिलवाड़ा। तो ये 3 स्थल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? विराटनगर, बागोर और तिलवाड़ा। कौन से? तो सर मध्य पाषाण कालीन स्थल है, और इससे प्रश्न आ रखा है। इन दोनों का प्रश्न 2 से 3 बार आ रखा है कि बागोर तथा तिलवाड़ा कौन से प्रकार के स्थल है या कौन से काल के हैं। तो क्या लिखोगे? मध्य पाषाण काल के। क्लियर? उसके बाद में विराटनगर आपने देखा होगा, तो ये पूर्व पाषाण काल में भी लिखा था और यहां पर भी लिखा है, तो ये दोनों में था। और मेन इंपॉर्टेंट अगर दोनों आ जाए ऑप्शन में तो यही करना है, मध्य पाषाण काल में आपको लिखना है। कौन सा? विराटनगर, जिसे वर्तमान में विराट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। अब ये कौन से जिले में? तो आपको पता है विराटनगर जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में, ठीक है। और बागोर भीलवाड़ा जिले में कोटाली नदी के किनारे, और तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में लूणी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तिलवाड़ा बाड़मेर, बागोर भीलवाड़ा और विराटनगर जयपुर। अब यहां से जो उपकरण मिले हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। यहां से कुछ छोटे छोटे लघु पाषाण यानी छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण। तो लघु को बोलते हैं माइक्रो और पाषाण को बोलते हैं लिथ। तो इसका नाम बन गया माइक्रोलिथ। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। तो कोई पूछे माइक्रोलिथ क्या है और कहां से मिले, तो माइक्रोलिथ जो है वो पत्थर के बने हुए छोटे छोटे उपकरण, लघु पाषाण उपकरण, उनको कहते हैं। और ये जो है कहां पे मिले, तो आपको याद रखना विराट बाती, विराटनगर, बागोर और तिलवाड़ा में। क्लियर है? माइक्रोलिथ ये कौन से काल के? तो माइक्रोलिथ कौन से काल में मिले थे? मध्य पाषाण काल में। अब ये देखो, ये बने हुए कौन से पत्थरों के, उसका नाम ध्यान रखना। जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन। जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्जाइट और कैल्सिडोनी। अगर बात करें पुराना पाषाण काल की, यानी पूरा पाषाण काल या फिर पूर्व पाषाण काल, तो उसमें ओनली फॉर क्वार्जाइट पत्थर के उपकरण मिलते हैं। लेकिन इसमें क्वार्जाइट के अलावा इतने सारे पत्थर मिलते हैं, जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन। क्या? जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन और क्वार्जाइट तथा कैल्सिडोनी। तो आपको प्रश्न आएगा जेस्पर, एगेट, चर्ट आदि क्या है, तो ये जो है वो मध्य पाषाण काल के पत्थरों के प्रकार है, ठीक है। कौन कौन से? जेस्पर, एगेट, चर्ट और कार्नेलियन तथा कैल्सिडोनी। उसके बाद में बात करें, आप इनके नाम देखो। नाम है ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर। इसमें ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्क्रेपर और एक पॉइंटर। तो आपको क्या नाम याद रखने हैं? ये सारे किसके नाम है? तो ये जो नाम है वो अलग अलग प्रकार के पत्थरों के हैं, यानी माइक्रोलिथ या फिर यहाँ पे जो उपकरण मिले पत्थरों के उनके हैं। क्या नाम है? एक है ब्लेड, ब्लेड मिली है, इग्रेवर मिला है, ट्राइंगल मिला है यानी त्रिभुजाकार आकृति में, क्रेसेंट मिला है, और यदि बात करें ट्रेपेज मिला है, स्क्रेपर और पॉइंटर मिला है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि भाई ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइंगल आदि कहां पर मिले हैं, तो क्या लिखोगे? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। ये ध्यान रखना, मध्य पाषाण कालीन है। माइक्रोलिथ एक प्रकार के क्या है? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण। तो आपको कोई पूछ ले कि पॉइंटर, स्क्रेपर, ट्रेपेज और क्रेसेंट आदि क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये एक प्रकार के लघु पाषाण उपकरण है, ठीक है। अगला, यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली थी, यानी कि मध्य पाषाण काल में जो लोग थे उनकी जीवन शैली में वो क्या करते थे? एक तो पशुपालन सीख रहे थे, अगला खाद्य संग्रह पहले से थे, यानी खाद्य को संग्रहित कर रहे थे, और शिकार कर रहे थे यानी आंखें टकते, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो काल है उसका नाम है उत्तर पाषाण काल। क्या नाम है? उत्तर पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट है ये बागोर और तिलवाड़ा स्थल का नाम याद रखना, ठीक है। ये प्रश्न 2 से 3 बार आ रखा है, बागोर और तिलवाड़ा कौन से काल के हैं, तो आपको याद रखना मध्य पाषाण काल के, ठीक है। अगला उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में देखो, एक मान लो कोई काली है, उसको आगी रखना है, तो क्या रखना? आगी रे काली, ऐसे याद रखना है।
वो स्थल कौन कौन से उनकी ट्रिक है। आगिरे काली, तो आ से आहड़ जो कि उदयपुर जिले में, कौन से जिले में, उदयपुर। आ से आहड़ उदयपुर, गी से गिलुंड जो कि राजसमंद जिले में, कौन से जिले में, राजसमंद। और काली, काली से हो जाए कालीबंगा जो कि कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर, हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे काली यानी कालीबंगा हनुमानगढ़ में। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, आगिरे काली यानी काली आगिरे, ठीक, ऐसे याद रखना। तो आ से आहड़ उदयपुर, गी से गिलुंड राजसमंद, काली से कालीबंगा हनुमानगढ़, ये सारे क्या है, तो उत्तर पाषाण कालीन के अपने स्थल है, ठीक है। उसके बाद में यहां से भी कुछ उपकरण मिले जैसे सेल्ट, बसूला और कुल्हाड़ी। सेल्ट, बसूला, कुल्हाड़ी, ध्यान रखना। अब ये पुराने थे तो उनको क्या नाम दिया, लघु पाषाण, छोटे छोटे थे। ये नए हैं तो इनको नाम क्या देंगे, उत्तर पाषाण काल को नवपाषाण काल भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, नवपाषाण काल। और यहां से जो नए उपकरण मिले उनको बोलते हैं नियोलिथिक। क्या बोलते हैं, नियोलिथिक। तो आप नवपाषाण काल को नियोलिथिक काल भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो शैली यानी कि लोगों की जीवन शैली कैसी थी। तो यहाँ के जो लोग थे वो बस्ती में स्थायी जीवन यापन करते थे, यानी स्थायी रूप से एक बस्ती बनाकर रहते थे। अगर आपने पूरा पाषाण काल ढंग से पढ़ा हो तो उसमें क्या बताया था, वहां के लोग यायावर थे यानी घूमते रहते थे, ठीक है, घुमक्कड़ थे। और यहाँ पर पहिए का आविष्कार भी हो रखा है, ध्यान रखना। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ है, कौन से काल में, उत्तर पाषाण काल में। अब जो देखने जा रहे हैं वो है राजस्थान में धातु काल। इससे भी प्रश्न आता है काफी बार, निम्न में से कौन सा ताम्र युगीन है, कौन सा लोह युगीन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो इसमें बात करेंगे ताम्रकालीन संस्कृति के जो स्थल है उनके बारे में, यानी ताम्र युगीन सभ्यताएं या फिर ताम्र और कांस्य युगीन। ताम्र पाषाण और ताम्र कांस्य, ऐसे ध्यान रखना, दो नाम है इसमें। एक है ताम्र पाषाण व ताम्र कांस्य। युगीन सभ्यताएं, ठीक है भाई। तो यह ध्यान रखना, ताम्रपाषाण और ताम्र कांस्य युगीन सभ्यताएं। तो इसमें सबसे पहले, अब इसमें किताब में जो है वो कंबाइंड रूप से ही दे रखी है राजस्थान बोर्ड की, तो अपन कंबाइंड रूप से ही देखते हैं, हालांकि अलग है ही नहीं। वैसे भी आपको एक कालीबंगा को अलग से ध्यान रखना। कालीबंगा जो है एक ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। कालीबंगा कैसी है, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता, या फिर आप इसको कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी में रख सकते हो। किसको, का से कालीबंगा, का से कांस्य युगीन। बाकी सभी जो ये ताम्र युगीन सभ्यता है। अब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन याद जरूर करना है क्योंकि इससे प्रश्न छपता है काफी बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ताम्र युगीन सभ्यताएं कौन सी है, इससे ज्यादा सरल आपको ये याद करना है, ठीक है। ये कम है, ये जल्दी याद रह जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक याद रह जाएगी, यानी लोह युगीन याद कर लो। अगर आपको लोह युगीन याद रह जाती है तो उनके अलावा जितनी भी है सभी कौन सी है, ज्यादातर ताम्र युगीन ही है। तो सबसे पहले देखो ट्रिक है, आजा सनम कुएं में कोका बाबू की गप के चितड़े उड़ाते ओला बेणकर। क्या ट्रिक है, आजा सनम कुएं में कोका बाबू की गप के क्या उड़ाते हैं, चितड़े उड़ाते हैं। कैसे, ओला बेणकर। ओला नाम सुना होगा, ओला जो कि आजकल कभी कभी बरसात के साथ में गिरते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, उनको ओला कहते हैं, ध्यान रखना। तो आजा सनम कुएं में कोका बाबू की गप के क्या करते हैं, चितड़े उड़ाते हैं। और ओला बेणकर, कैसे उड़ाते हैं, ओला बेणकर, ये ध्यान रखना। तो देखो आ से आहड़ जो कि उदयपुर जिले में है, ठीक है। जा से जाडोल, ये भी उदयपुर में। इसमें स से हो जाएगा साबणिया, न से नंदलालपुरा। आ से आहड़, जा से जाडोल, ठीक है। बाद में स से साबणिया, न से नंदलालपुरा, और म से क्या है, तो म से मल्लाह। तो देखो साबणिया कहां पर है, तो साबणिया बीकानेर जिले में, ठीक है। न से नंदलालपुरा, नंदलालपुरा कहां पर है, ये जयपुर जिले में। कौन से, जयपुर। म से मल्लाह, मल्लाह भरतपुर है। मल्लाह कहां पर है, भरतपुर, ठीक है। बाद में कुएं, कु से कुराड़ा और ए से एलाना। कु से कुराड़ा, ए से एलाना। तो कुराड़ा कहां पर है, तो अक्सर नागौर, एलाना जालोर। कुराड़ा, नागौर, एलाना, जालोर। बाद में को का बाबू, तो को से देखो कोल माहौली, क्या नाम है, कोल माहौली सवाई माधोपुर। कोल माहौली कहां पर है, सवाई माधोपुर। और का से कालीबंगा हनुमानगढ़। बा से बालातल उदयपुर और बू से बूढ़ा पुष्कर अजमेर। तो एक बार इतनों को रिपीट करते हैं। देखो आ से क्या है, तो अक्सर आहड़ उदयपुर। जा से जाडोल उदयपुर, ठीक है। बाद में स से साबणिया बीकानेर। न से नंदलालपुरा वापिस जयपुर में। म से क्या है, तो अक्सर म से मल्लाह भरतपुर है। मल्लाह कहां पर है, भरतपुर। कु से कुराड़ा नागौर में। कुराड़ा कहां पर, नागौर। ए से एलाना, एलाना कहां, जालोर में, ठीक है। बाद में कोका बाबू, तो को से कोल माहौली। को से क्या, कोल माहौली सवाई माधोपुर। और का से कालीबंगा हनुमानगढ़, क्लियर है। उसके बाद में बा से बालातल उदयपुर में और बू से बूढ़ा पुष्कर अजमेर। तो इतने आपको याद हो जाना चाहिए। आ से क्या हो जाएगा, आ से आहड़ उदयपुर। जा से जाडोल उदयपुर। स से साबणिया बीकानेर। न से नंदलालपुरा जयपुर। म से क्या है, मल्लाह भरतपुर। कु से कुराड़ा नागौर। ए से एलाना जालोर, एलाना जालोर। तो को से कोल माहौली सवाई माधोपुर। और का से क्या हो जाएगा, तो का से कालीबंगा हनुमानगढ़। बा से बालातल उदयपुर। बू से बूढ़ा पुष्कर अजमेर। इतने आपको याद हो गए। उसके बाद देखो गप के चितड़े उड़ाते हैं। तो ग से क्या हो जाएगा,
अच्छा की से किराडोत, की से क्या है किराडोत जयपुर, की से क्या है किराडोत जयपुर। ग से गणेश्वर सीकर, ग से दो है, एक तो गणेश्वर सीकर, एक गिलुंड राजसमंद। गणेश्वर सीकर और गिलुंड राजसमंद ये दोनों क्या है, तो ये एक प्रकार के ताम्रयुगीन या फिर ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल है, ठीक है। बाद में प से क्या है, तो परबतसर नागौर, परबतसर नागौर। पिंड पांडलिया चित्तौड़, पिंड पांडलिया क्या चित्तौड़ और पुगल बीकानेर। परबतसर नागौर, पिंड पांडलिया चित्तौड़ और पुगल बीकानेर। उसके बाद में चित्तौड़ से हो जाएगा चित्तौड़ी जयपुर, चित्तौड़ से क्या हो जाएगा चित्तौड़ी जयपुर। बाद में ओला, तो ओ से ओजियाना और ला से लाछूरा। ओ से क्या है ओजियाना, ओजियाना कहां पर है भीलवाड़ा में, और ला से लाछूरा कहां पर है भीलवाड़ा। तो ओजियाना लाछूरा दोनों कहां पर, ओला भीलवाड़ा में, ओला कहां पर है भीलवाड़ा में। ओला ओला नहीं है ओला है, ठीक है, ये ध्यान रखना अपना। ओला, ओला में क्या होगा भीलवाड़ा। बाद में बेण से बेणेश्वर डूंगरपुर, बेण से क्या होगा बेणेश्वर डूंगरपुर। तो ये सारे थे राजस्थान के ताम्रकालीन संस्कृति के स्थल। एक बार वापस देखो, आ से क्या होगा, आ से आहड़ उदयपुर, जा से जाडोल उदयपुर, स से क्या है तो साबणिया बीकानेर, न से क्या है नंदलालपुरा जयपुर, म से मल्ला भरतपुर, कु से कुराडा नागौर, ए से एलाना जालोर, ठीक है। उसके बाद देखो को से क्या बताया, तो को से आपको बताया कोल माहौली, क्या नाम है कोल माहौली सवाई माधोपुर। बाद में का से तो सर का से कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। बा से बालातल उदयपुर, बू से बूढ़ा पुष्कर अजमेर। ग से क्या हो जाएगा दो है, ग से एक तो गणेश्वर शिखर, एक गिलुंड राजसमंद। बाद में प, अच्छा ग से हो गया, प से तीन है, एक तो परबतसर, एक है पिंड पांडलिया और एक है पुंगल। तो परबतसर नागौर, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ और पुंगल बीकानेर, क्लियर। उसके बाद चितड़े, चितड़े से आपको याद रखना चित्तवाड़ी जयपुर, चित्तवाड़ी कहां पर है तो सर जयपुर जिले में। बाद में ओला, ओला भीलवाड़ा, ओला कहां पर है भीलवाड़ा। ओजियाना और लाछूरा, ये रहा ओजियाना और लाछूरा दोनों कहां पर है भीलवाड़ा। और बेणकर से हो जाएगा बेणेश्वर, कहां पर है डूंगरपुर जिले में। तो ऐसी ट्रिक बहुत टाइम लगा बनाने में, थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ी। बाकी ये ट्रिक वगैरह और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, तो थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो लाइक ठोक देना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है लोह संस्कृति के, यानी राजस्थान में लोह युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, तो उसमें भी दो तीन तो अपने को याद रखनी है। एक तो सुनारी, नोह, ये जोधपुर और रेड, ये चार तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनारी, नोह, जोधपुर और रेड। फिर भी अपन थोड़ी एक्स्ट्रा ही देखते हैं जो कि कभी भी अपने काम नहीं रहे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सुनो जोर से भीतर के नचक 84 को, क्या याद रखना सुनो जोर से भीतर के नचक 84 को। उसमें क्या था, आजा सनम कुएं में कोका बाबू की गप के चितड़े उड़ाते ओला भेड़कर, ठीक है। इसमें देखो सुनो जोर से भीतर के नचक 84 को, किसको सुनो जोर से भीतर के नचक 84 को। तो सू से सुनादी सभ्यता झुंझुनू में, कौन सी कांतली नदी के किनारे। नौ से नौ भरतपुर, नौ से क्या है नौ भरतपुर। जो से जोधपुरा, जोधपुरा जयपुर जिले में, ये ध्यान रखना जोधपुर में नहीं है जोधपुरा। जो से क्या है जोधपुरा जयपुर। र से रेड टोंक, र से क्या है रेड टोंक। ये सारे कौन से हैं तो क्या लोह युगीन संस्कृति के। सुनो जोर से, तो देखो सू से सुनारी, नौ से नोह, बाद में जो से जोधपुरा, सू से सुनारी झुंझुनू, नौ से नोह भरतपुर, जो से जोधपुरा जयपुर और जोधपुरा जयपुर। और र से रेड टोंक, रेड कहां पर है टोंक में। बाद में भीतर, भी से भीनमाल जालोर, भी से क्या है भीनमाल जालोर। और तर से तरखाने वालों का डेरा, तरखान वालों का डेरा, ठीक है। तो भीतर, तो बी से भीनमाल जालोर और तर से क्या है तरखान वालों का डेरा गंगानगर है। डेरा कहां पर है गंगानगर। बी से भीनमाल, तर से तरखान वालों का डेरा गंगानगर। उसके बाद में नचक 84, तो न से दो है, न से नगर नैनवा टोंक में, नगर नैनवा कहां पर है टोंक में। और नगरी चित्तौड़, नगर नैनवा टोंक, नगरी चित्तौड़, ये हो जाएगा न से। बाद में चक 84 अपने आप में एक अलग है, चक 84। तो चक 84 आपको कहीं पे चक 64 भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको ये याद रखना चक 84, ये ध्यान रखना। तो ये सारे कौन से लोह युगीन सभ्यताओं के स्थल कौन कौन से थे। सुनो जोर से भीतर के नचक 84 को। हाँ भाई लोह युगीन सभ्यताओं को याद करने की ट्रिक क्या बनी, सुनो जोर से भीतर के नचक 84 को, सुनो जोर से भीतर के नचक 84 को। सू से सुनारी झुंझुनू, बाद में नो, नो से नोह भरतपुर। जो से क्या हो जाएगा जोधपुरा जयपुर। सुनो जोर से, जो र से क्या है रेड टोंक से। बाद में भीतर के नचक 84, बी से भीनमाल जालोर और तर से क्या हो जाएगा तरखान वालों का डेरा गंगानगर। सुनो जोर से। बाद में भीतर, भीतर हो गया नचक 84। न से नगर नैनवा टोंक और नगरी चित्तौड़। नगर और नैनवा कहां पर है तो टोंक में, और नगरी कहां पर है चित्तौड़गढ़ में। तो भीतर के न चक, न से तो हो गया चक 84 अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे कौन से अपने लोह युगीन सभ्यताओं के स्थल। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता हूं कि लोह युग के आरंभ की सीमा रेखा का निर्धारण
नौ सभ्यता भरतपुर करती है। आपको कोई पूछ ले भारत में जो लोह युग का आरंभ है उसकी सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी सभ्यता करती है, यानी यहां से आपके लोह युग का आरंभ हो रहा है, कौन सी ऐसी सभ्यता की ये बताती है सबसे पहले यहां से लोह युगीन सभ्यताओं का आरंभ होता है, तो उसका नाम है नौह भरतपुर। क्या नाम है? नौह भरतपुर। क्या करती है? तो भारत में लोह युग के आरंभ की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। उसके बाद में लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने कहां पर पाए गए हैं? एक तो लोहे को गलाने की भट्टियां तथा अस्त्र शस्त्र एवं उपकरण बनाने के कारखाने जो है वो जोधपुरा तथा सुनारी में पाए गए। कहां पर? जोधपुरा जयपुर और सुनारी झुंझुनू। ये आपको याद रहना चाहिए। जहां पर क्या मिली है? लोहे गलाने की भट्टियां मिली है और साथ में अस्त्र तथा शस्त्र बनाने के उपकरण बनाने के कारखाने भी मिले हैं। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाता है कि प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर या राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि लोहे की सामग्री की प्रचुरता के कारण, यानी कि जहां पर लोहा बहुत अधिक है उसके कारण रेड टोंक को, किसको? रेड टोंक को क्या कहते हैं? प्राचीन भारत या राजस्थान का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। ये आपको अलग से याद रहना चाहिए। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, क्या लिखोगे? रेड टोंक। और यदि पूछे अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने एवं लोहे गलाने की भट्टियां कहां मिली है? तो जोधपुरा तथा सुनारी में। और ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे लोह युगीन सभ्यताओं के आरंभ का या फिर लोह युग के आरंभ की सीमा रेखा का निर्धारक माना गया है? तो है नौह सभ्यता भरतपुर। ठीक है, तो ये था आज का अपना वीडियो। अगले वीडियो में अपन राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।